साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला बाई आकाश में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 4 है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इसके फुल वन शॉट आपको देखने को मिलने वाला है। वन शॉट अगर बोलें तो हम लोग एक एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है पूरे चैप्टर से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा चैप्टर इस वीडियो के अंदर आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आज आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो इस चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आ जाए और आप लोग उसे कर ना पाओ। तो मेरे भाई आज की वीडियो आपको डेरिवेशन भी बताएंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देंगे कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तब भी आप लोग एग्जाम में अच्छा करके मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस आपको समझाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक व इसका विमा लिखिए। तो भाई जब चैप्टर ही हमारा मैग्नेटिज्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चुंबकत्व, तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देखो सभी को पता होगा कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल का प्रभाव होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, इधर है नॉर्थ पोल, इधर है साउथ पोल, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र क्रिएट करता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर आपका कोई मैग्नेट अगर यहाँ पे या फिर कोई लोहा सिक्का है 1 रुपए का अगर यहाँ रखा है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर यही सिक्का उठा के आपने हल्का सा खिसका के यहाँ तक ला रहे हो, जैसे ही इसके अंदर आएगा वैसे ही तुरंत इसको खींच लेगा। यानी कि इसके चारों ओर ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, इसके क्षेत्र में जो आएगा ये उसको अपने पास खींच के चिपका लेगा, तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब इसको ध्यान से पढ़ो कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय बल का प्रभाव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव यहाँ पर विद्युत धारा क्यों बोला गया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप लोगों अगर कुंडली आप लोगों ने पढ़ा हो, जैसे पंखा होता है घर का, कॉपर वायरिंग होती है उसके अंदर, तो जब चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और विद्युत क्षेत्र होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना मैक्सिमम काम नहीं करते हैं। तो उसमें आप लोग क्या करते हो, फैन जैसे आपका छत का है, आप ऑन करते हो तो एक करंट उसको देते हो, तो अब तक उसके अंदर जो मोटर होती है वो मूव करती है, वो भी उसके अंदर होता है मैग्नेट। तो पूरा आप लोग जब पढ़ोगे आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में आपको केवल इतना बता रहे हैं जितना पढ़ के आप लोग अच्छे से पास हो पाओ। क्लियर है? चलिए इसका मात्रक देखते हैं हम लोग। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, तो इसके भैया 3-4 मात्रक होते हैं। अब एग्जाम में कौन सा आ जाता है बहुविकल्पीय में 1 नंबर में, वो डिपेंड करता है आप लोग के उस दिन जिस दिन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, दूसरा होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा होता है टेस्ला एंड फोर्थ होता है गॉस। तो ये 4 मात्रक याद ध्यान रखना, क्योंकि बहुविकल्पीय में कभी कभी दे देता है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये किसका मात्रक है। तो अब आप लोग याद करके गए हो टेस्ला या फिर गॉस, तो भाई आपको वहाँ पर दिक्कत होती है कि किसका मात्रक है। तो आप लोग वहाँ पर क्या करते हो, अंदाजे से आंसर लिख के आते हो, तो वो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आप लोग को इसका मात्रक। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी विमा हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो विमा भैया निकलेगी MLT-2 है ना, यानी न्यूटन जो आपका फोर्स होता है, और एम्पियर यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो MLT-2 जो आपका फोर्स होता है, और AT यानी कि आपका जो आवेश होता है, और LT-1 है। उसका देखिए यहाँ पर भाई बहुत से लोग सोच रहे हो कि बीमा हमने निकाली किस मेथड से, तो बीमा भैया यहाँ निकाली है हमने F=QVB, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने क्या करा है, इस B को हमने यहीं पर रखा, इस QV को हमने भेज दिया भैया नीचे, यानी कि F के अपॉन में। तो वही लिखिए F की विमा लिखी हुई है MLT-2, AT लिखी हुई है कूलॉम की, और LT-1 लिखी हुई है वेलोसिटी की। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकला, चुंबकीय क्षेत्र की जो विमा है वो निकल कर आ गई। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त करें। यानी 2 धारावाही तार हैं, चालक तार हैं, उनके बीच में हमें लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये हमारे पास 2 तार रखे हुए हैं। ठीक है, नाम है PQ, RS, बीच की दूरी है R, और ये एक फोर्स जो है भैया इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है। I1 करंट इसमें फ्लो हो रही है, I2 करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो ये जो लिखा हुआ है सिद्धांत इसका देख लो, माना 2 समांतर धारावाही चालक तार PQ RS हैं, जिनमें I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, व इनके बीच की दूरी R है। ठीक, PQ तार के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस तार के कारण इस तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है उसकी तीव्रता क्या होगी। तो तार हमारा 1 है, I1 लिखा हुआ है, यानी तो यहाँ पर भी V1 लिख लेंगे, μ0/2 पाई
I1/R। ये किसका फॉर्मूला होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का किसी धारावाही चालक के लिए। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तार RS की प्रति L लंबाई पर लगने वाला बल, यानी तार RS की लंबाई पर लगने वाला बल। यहाँ पर फोर्स के लिए हमको फॉर्मूला लिखना है। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको ध्यान होगा, आई बिल साइन थीटा है ना, आई बिल साइन थीटा। तो यहाँ पर I2 हम लोग लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तार सेकंड के लिए बात हो रही है, तो I2 लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र दोनों में बराबर होगा तो V1 लगा सकते हो, L यानी इसके लिए, ठीक, साइन थीटा। क्लियर हो गया। और जब थीटा हमारा क्या हो, यहाँ पर 90 डिग्री हो, क्योंकि देखो अगर यहाँ से हम लोग इस तरह से देखो तो एक ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है ना फोर्स के सापेक्ष। तो भाई यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा की साइन थीटा 1 हो जाएगा हमारा पूरा। तो F इज इक्वल टू I2, B1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, μ0/2 पाई I1/R, और ये L, ठीक, साइन थीटा 1 हो गया। चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा के 1 लिख लो, वरना कोई ज़रूरत इसकी है नहीं। यहाँ पर क्या करोगे, F इज इक्वल टू μ0/2 पाई, ध्यान देना μ0/2 पाई, और ये I1R है जो, इस I1 के साथ I2 भी ले लो भाई, I वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो I1 I2/R हो जाएगा इंटू L। क्लियर। नेक्स्ट देख लो, इस L को भेज देना है हमको इधर, तो ये L है मल्टीप्लाई में, इक्वल किधर आएगा, तो ये आएगा डिवाइड में, μ0/2 पाई I1 I2/R, I1 I2/R। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है किसी समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का। तो इसका आप लोग बच्चों स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन आपका ये रहा ऊपर, और इसके बाद है ये इसका आंसर। स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना भाई, क्योंकि ये 3 नंबर में इस बार पूछा गया था, और पूरे चांसेस हैं इसके कि ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए अभी इसके और टॉपिक अभी बाकी हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आपका बायो-सैवर्ट का नियम है, हम लोग उसको देखते हैं। बायो-सैवर्ट के बाद हम लोग और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर से हैं, और आपको एक चीज़ हम और क्लियर करेंगे कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कम डेरिवेशंस ज़्यादा पूछी जाती हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, कहीं पर लिख लो, क्योंकि इस चैप्टर से भैया आपके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ना के बराबर आएंगे, शायद एक आए तो आए, बट डेरिवेशन आपको इसी में से देखने को मिलेंगी। तो चलिए एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं हम लोग उनको निपटाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे बायो-सैवर्ट के नियम के सूत्र का निगमन करो। एग्जाम में भैया ये 3 नंबर में आती है कभी कदार, और कभी कभी 5 नंबर में पूछी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको सेट कौन सा मिला है, टफ मिला है या आपको सरल मिला है, क्योंकि सेट 7 सेट होते हैं हर एग्ज़ाम में, कुछ इसमें सरल बनाए जाते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपके सेट के ऊपर। तो अगर ये 5 नंबर में आता है तब भी आपको डेरिवेशन करनी पड़ेगी, और 3 नंबर में आता है तब भी आपको डेरिवेशन इसकी करनी पड़ेगी। तो भाई बायो-सैवर्ट के नियम का सूत्र का निगमन करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक XY चालक तार हमने लिया, XY पूरा इस पॉइंट से, ठीक, ध्यान देना, XY चालक तार लिया हमने पूरा, ठीक, लेकिन इसको हमने बीच में बात केवल इस पार्ट की बात हो रही है, इतने पार्ट की, तो इस इतने पार्ट को हम लोग DL बोलेंगे, यानी कि आपका डिवाइडेड L, ठीक, यानी कि बटा हुआ L, यानी छोटा सा पार्ट। वैसे तो D को डिफरेंशिएट बोलते हैं, बट यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, अगर छोटे पार्ट को लेते हैं तो उसके आगे DL लगा देते हैं। अगर कोई पूरा एरिया है, गॉस की प्रमेय में आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा पार्ट हमने लिया था वहाँ पर, तो उसको DA बोला था, इसी तरह से इसको DL बोलेंगे। इस पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है P, ठीक, यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी है R, और इस तार जो चालक तार है इसके सापेक्ष एक एंगल क्रिएट हो रहा है, वो है थीटा। क्लियर हो गया। और यहाँ पर एरिया की बात करी जा रही है, यानी इस चालक तार के, ठीक, बाकी ये करंट फ्लो हो रही है I। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पढ़ लो, माना XY एक चालक तार है जिसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस चालक के एक अति अल्प अवयव की लंबाई DL है। अति अल्प मतलब एक छोटे से पार्ट की। तो ये डायग्राम अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग देखेंगे, इस अल्पांश के कारण, यानी किस अल्पांश के कारण, यानी इस DL के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, dB होगी। B लिख दो, dB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चालक में प्रवाहित धारा जो होगी वो I, यानी कि जो धारा I होगी वो अनुक्रमानुपाती होती है किसके, dB के या फिर B के, केवल B, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र लिखो या dB लिखो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने यहाँ पर फिलहाल dB लिखा हुआ है, D फॉर डेल्टा B, ठीक। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, चालक के अल्पांश की लंबाई DL अनुक्रमानुपाती होती है B के,
तो वो भी हमने लिख दिया, अनुक्रमानुपाती होती है चालक तार की लंबाई के। नेक्स्ट भैया देखेंगे, बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की जिया मीन्स साइन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो साइन कभी अकेला लिखते नहीं, तो साइन थीटा लिखेंगे। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर। उसके बाद इसी में है आगे कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो भाई फिजिक्स में हमने एक चीज़ नोटिस करी है, स्टार्टिंग से कूलॉम के नियम से आप लोग याद करो यार कि डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसी भी चीज़ के। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन लगा दिया। तो सॉरी, यहाँ पर साइन अनुक्रमानुपाती का है लेकिन है ये व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, क्योंकि अपॉन में लिखा हुआ है। अब जितनी भी इक्वेशन हमने बनाई समीकरण फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो इन सभी को हम लोग कंबाइंड करेंगे मतलब इधर dB था सभी में, तो उसको हम एक बार लिखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाओगे, आइडियल साइन थीटा, यानी जितने भी पीछे थे ना बी, हम सबसे पहले क्या था, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, फिर था डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो सबको हमने कंबाइंड कर लिया, ठीक। नीचे वाला आर स्क्वायर नीचे था तो इसको हमने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, DL लिखो चाहे डेल्टा एल लिखो, इसी तरह से DB लिखो या डेल्टा बी लिखो, बात वही है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा, आप लोग चाहो तो डी की जगह डेल्टा लिख सकते हो। उसके बाद डेल्टा बी इज इक्वल टू, भाई अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा μ0/4 और ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हर कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, जैसे कि आपके कूलॉम के नियम में थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, उसी तरह से इसकी भी यहाँ पर वैल्यू होगी। ये है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷। तो वो आप लोग याद रखिएगा। और फॉर्मूला फिलहाल इसका हो जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर हो गया बच्चों। तो आप लोग को क्या करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको परमानेंट ऐसी वीडियो अब रेगुलर देखने को मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन पर। तो देखिए इसकी नेक्स्ट डेरिवेशन है चुंबकशीलता यानी μ0 और वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट में संबंध। तो ये भाई 2024 और 2023 में पूछी गई थी और ये 4 नंबर में पूछी जाती है। तो अगर आपको इसको थोड़ा डीपली पढ़ना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है क्लास 12 फिजिक्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं सभी की, तो आप लोग वहाँ देख सकते हो, वरना यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। वरना इसको और ज़्यादा डीपली समझना है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए भाई चुंबकशीलता का यानी μ0 का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4 जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, ठीक। तो इसको यहाँ पर μ0 के फॉर्मूला में निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁷। तो इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट। भाई रिलेशन दोनों में बताना है तो सबसे पहले इन दोनों का हमें फॉर्मूला भी तो लिखना पड़ेगा। तो चुंबकशीलता का फॉर्मूला हमारा निकल आया है। इसी तरह से हम लोग वैद्युतशीलता का फॉर्मूला निकालेंगे। किससे निकालेंगे भैया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यानी दोनों कांस्टेंट से। इससे पहले देखो बायो-सैवर्ट का नियम हमने पढ़ा, उसमें एक कांस्टेंट था और ये है कूलॉम के नियम का कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट को भेज दो इधर और इस पूरे को भेज दो इधर। तो वही हमने करा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया और 9 × 10⁻9 ये आ गया इधर। क्लियर है। उसके बाद देखो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको अगर हम लोग सीधा करें तो 1/4 पाई 9 × 10⁻9, इस क्वेश्चन सेकंड मान लो। तो देखो दोनों फॉर्मूले हमको मिल गए, μ0 के और एप्सिलॉन नॉट के। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को गुणा कर दो। गुणा कर देते हैं भैया। तो μ0 × एप्सिलॉन नॉट, μ0 की वैल्यू क्या थी 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई × 10⁹ × 10⁹। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया भैया 10⁻⁷ ऊपर बचा और नीचे 9 × 10⁻9, तो वो लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद μ0 इधर सेम ऐसे ही रहेगा, ऊपर 10⁻⁷ को नीचे ले आओ तो वो क्या हो जाएगा आके 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻7। नीचे क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में घातें जो होती हैं वो ऐड होती हैं। तो ऐड हमें क्यों करना है, तो यहाँ पर देखो इधर सेम रहेगा 1/9 × 10⁻16, 9 7 16। क्यों करा हमने ऐसा भाई, इसको यहाँ पर समझो, μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट 1/, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको पूरे को। भाई 3 का 9 हो जाएगा, 10⁸ का क्या होगा 10⁻16, खोलेंगे तो वापस से वही मिल जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है मेरे भाई सी की वैल्यू, ठीक है। सी यानी कि प्रकाश की चाल,
ठीक। तो 3 × 10⁸ तो यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे हम पूरे अंदर सी लिख सकते हैं, स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा। आपस में जगह को इंटरचेंज कर दो, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, फिर इसका स्क्वायर है, इसको इधर भेजोगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बनेगा C = 1/√μ0 × एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया भाई, तो यही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो 4 नंबर की पूछी गई थी। नहीं समझ में आया अगर आप लोग को, मैंने वैसे पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मेरी चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर इसको मैंने और भी डीपली समझाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने इसी की नेक्स्ट डेरिवेशन पर। उसके बाद देखिए मेरा नेक्स्ट भैया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, पहले तो इसकी डिफिनेशन पढ़ो, फिर इसकी डेरिवेशन आपको हम पूरी करवाते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, किसी बंद वक्र के लिए, यानी ये आपका समझ लो बंद वक्र है यानी सर्किल, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो ये रहा इसका फॉर्मूला, ये रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र, और ये dl, ये μ0 I। ठीक, अब ये थोड़ा डायग्राम समझो, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पर चलेंगे। यहाँ पर भैया देखो एक XY हमने चालक तार लिया जिसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस पॉइंट O से, सेंटर में हमने एक पॉइंट O माना, इस पॉइंट O से कुछ दूरी पर बिंदु है P, उनके बीच की दूरी है R, और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी यहाँ तक हमारे इस चुंबक का क्षेत्र है। ठीक, इतना। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, थीटा = 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री हो रहा है, क्योंकि भाई इस पॉइंट से P तक हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी इसका कारण हम आपको आगे बताएंगे। देखो समझ में, यहाँ पर क्या है, देखो ये करंट फ्लो हो रही है। ठीक, नेक्स्ट देखो उपपत्ति हम लोग लिख लेते हैं इसकी। माना कागज के तल के लंबवत एक धारावाही चालक XY है, तार में प्रवाहित धारा I पर एक बिंदु P है, वृत्तीय पथ का केंद्र O है। पूरा के लिए ये तो हमने वही लिखा है जो इसको माना है। अब हमें क्या करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि इस पॉइंट पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है किसी धारावाही चालक तार के लिए, μ0/2π × I/R। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर देना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, BDL। ठीक, इसको हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो VDL cos थीटा लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, अगर A.B कहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग AB cos थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमारा BDL लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BDL cos थीटा। क्लियर है, थीटा हमारा यहाँ पर 0 डिग्री हो रहा है, थीटा हमारा 0 डिग्री हो रहा है। अभी हम आगे पूरा बताएंगे आपको यहाँ पर कारण क्या है इसका। सिंपल से कारण है भाई, जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा है वो देखो इसके समांतर है, तो यहाँ पर कोई भी एंगल क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको 0 डिग्री बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 0 डिग्री हो जाएगा तो ये कॉस तो हमारा 1 हो जाएगा, तो इसका हमें मतलब अब है नहीं। ठीक है, अब B को बाहर ले लो, DL का केवल समाकलन होगा, और DL का समाकलन क्या होगा, 2πr। क्योंकि भाई अभी आप लोग याद करो, अभी पीछे हमने आपको बताया था बायो सेवर्ट के नियम में कि छोटा से पार्ट की अगर बात करते हैं तो DL लेते हैं, और बड़े पार्ट की बात करते हैं तो L हो जाएगा, है ना। और L यानी कि इसका एरिया, तो कितना होता है 2πr। सर्किल है ना आपका यहाँ पर, भाई सर्किल हमारा क्या हो जाएगा, परिधि क्या हो जाएगी 2πr। तो BDL = μ0, यानी B की जो वैल्यू है वो रख दो, ये वाली ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं μ0/2π I/R इंटू यहाँ वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी 2πr, वो रख दोगे। 2πr से 2πr कैंसिल, μ0 I बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो लिख सकते हो VDL = μ0 I। क्लियर हो गया यहाँ तक का बच्चों पूरा। तो भाई इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, ये एम्पियर का परिपथीय नियम भी आपका कंप्लीट हुआ। और अब आपका इस चैप्टर से ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं बची, या कोई भी ऐसी डिफिनेशन नहीं बची जो मैंने आपको बताई ना हो। जो भी इस चैप्टर से भैया बन सकता था मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चाहते हो अगर ऐसी वीडियो और आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।